नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMG हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। आधुनिक मीरा के नाम से जिसे जाना जाता है, ऐसी छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा का आज हम रेखा चित्र पढ़ेंगे और रेखा चित्र का शीर्षक है रानी, जो एक घोड़ी का नाम है। रेखा चित्र किसे कहेंगे? तो रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो आज पढ़ते हैं महादेवी वर्मा का रेखा चित्र रानी। उनसे पहले हम उनका परिचय देख लें। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदली और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में पीड़ा ढूंढा कहने वाली सहृदयी, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। मीरा के नाम से जिसे जाना जाता है कि वो आधुनिक मीरा है, क्योंकि उनकी कविताओं में विरह व्यथा का वर्णन है। वो अत्यंत भावुक है, सहृदयी है और अत्यंत संवेदनशील है। ऐसी कवियत्री छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। यहाँ छायावादी चारों कवियों की विशेषता को बताया गया है कि प्रसाद हमेशा इतिहास का बोध करते रहे, पंत जी प्रकृति का वर्णन करते रहे, निराला ने अपनी कविताओं में ओजस्विता यानी तेजस्विता और रौद्रता, शौर्य से भरी हुई, वीरता से भरी हुई कविताएं दी, तो महादेवी वर्मा धीर गंभीर दर्द की, करुणा की दास्तान सुनाने वाले कवियत्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। विदुषी यानी जो विद्वान है, वह पुरुषों के लिए विद्वान शब्द प्रयुक्त होता है और स्त्रियों के लिए विदुषी। और प्रगल्भा नारी, प्रगल्भा यानी प्रतिभावान नारी के रूप में अपना समग्र जीवन वो जी गई। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार और रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। ज्यादातर उन्होंने कविताएं लिखी है, लेकिन वो एक उत्तम गद्यकार और उत्तम रेखा चित्रकार के रूप में भी हमारे सामने आती है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती, यह घोड़ी हमारे सामने ही है। और यही रेखा चित्र की विशेषता है कि वह हमारे सामने नजर आते हैं। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। रेखा चित्र को पढ़ने से पहले
हम इनका उद्देश्य अगर देखें तो भावी पीढ़ी को पशुओं के प्रति दया भाव रखने को प्रेरित करना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना है। पशु पक्षियों का साहचर्य प्राप्त करना हमारी परंपरा का अटूट हिस्सा रहा है। पक्षियों को दाना चुगाना, चींटियों को आटा डालना, मछलियों को भोजन, बंदरों को फल एवं चना और गाय व कुत्ते को रोटी खिलाना इसी का उदाहरण है। इतना ही नहीं, एक नन्हे जानवर को पालना भी कम रोमांचक नहीं होता। धीरे धीरे यह रोमांच प्यार और वात्सल्य में परिवर्तित होकर आनंद प्रदान करने लगता है, जो व्यक्ति के तनाव के स्तर को भी कम करता है। पालतू जानवर कई मायनों में अच्छे मित्र या सहायक सिद्ध होते हैं। आम जिंदगी में हम पशु प्रेम के तमाम किस्से सुनते हैं, लेकिन जिंदगी की आपाधापी में व्यक्ति इस सब से दूर होता जा रहा है। पशुओं के प्रति सहानुभूति व संवेदनशीलता भी वर्तमान समय में बहुत कम होती हुई हमें नजर आती है। तो उद्देश्य यही है लेखिका का कि भावी पीढ़ी पशु पक्षियों से प्रेम रखे। शुरू करते हैं रेखा चित्र रानी। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी अमीरी। अमीरी होने के कारण इंदौर, जो एक मध्य प्रदेश राज्य का नगर है और जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है। यह भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे इंदौर में हम जाए तो वहां पर शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य यानी अधिकता दिखाई देती है। देखो इस चित्र में हम देखते हैं घुड़सवारी करते हुए लोग नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था, ज्ञान वर्धन यानी ज्ञान का वर्धन, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहां यह वाहन नहीं है। कि हमारे घर का जो नौकर था उसका नाम रामा था। तो हम जब छोटे छोटे अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं पर या सफेद गधों पर बैठता दिखते तो हम रामा से पूछते, और रामा हमारे ज्ञान का वर्धन करता था। कि रामा हमें बताता कि राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। कि पहले के जमाने में कोई अपराधी हो, उसका अपराध अगर साबित हो चुका है तो उसे दंड के रूप में सफेद गधों पर बिठाया जाता था और उसे देश निकाला दिया जाता था। तो अंग्रेजों के बच्चों को यहाँ पर सफेद गधों पर बैठकर हम रामा से पूछते हैं कि इन्हें किसका दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो वो हमें उनका जवाब क्या देता था कि विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, कि उन्होंने वहां पर कोई गुनाह किया होगा और वहां पर सफेद गधे नहीं होंगे, इसीलिए उसे दंड के रूप में यहाँ पर भारत भेजा गया है और वहां ऐसा वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। एक दिन हमने हमारे पिता के सामने एक लिखित स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए। यह तो अन्याय है कि सबके बच्चे घोड़े पर बैठते हैं और हमारे पास तो घोड़ा ही नहीं है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। कि सभी बच्चे घोड़े पर बैठते हैं तो वह अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। कि बाबूजी ने हंसते हुए हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि एक घर में सफेद टट्टू ला देता हूं, उस पर बैठोगे?
तो हम सब पिताजी से कहने की हमारी हिम्मत नहीं थी, तो एक दूसरे को ठेलम ठाल कह रहे थे कि तुम कहो ऐसा। फिर मैंने अगुआ यानी आगे चलकर एक गंभीर मुद्रा में हमने उत्तर दिया कि सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है, कि सफेद टट्टू पर हम नहीं बैठेंगे, वह तो गधा होता है, और उस पर तो कौन बिठाया जाता है, जिसने कोई गुनाह किया है और जिसे सजा मिली है उसे बिठाया जाता है, हम ऐसे घोड़े पर बैठेंगे नहीं। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। कि एक दिन हमारे घर में हमने क्या देखा कि एक चॉकलेटी रंग का टट्टू हमारे आंगन के बरामदे में बांधा गया है। उनकी वजह तो हमें पता नहीं, लेकिन पिताजी चॉकलेटी रंग का एक टट्टू लेकर आया। बरामदा तो घोड़ा बांधने के लिए बनाया ही नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला आदमी। देखो इस प्रकार वो पूरा दिन घोड़े की देखभाल करता रहता है, उसे घूमने ले जाता है, उनके खाने पीने का ख्याल रखता है और उसकी मालिश करता है। छात्रों को यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े की देखभाल करने के लिए किसे रखा गया, तो छुट्टन नाम का एक साइस था। साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाले व्यक्ति को रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत ही प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित यहाँ शब्द है, लेकिन सही शब्द है आकर्षित, कि अब तो हम उसे छोटे टट्टू से बहुत ही आकर्षित हुए, प्रभावित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। कि रामा हमारे घर का नौकर नहीं था, वह तो हमारे साथ इस प्रकार घुल मिल गया था कि वो हमें डांट सकता था, फटकार सकता था और हमारा कान भी खींच सकता था। हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। रोजी और निक्की उनके कुत्ते बिल्लियों के नाम है। उनके घर में अनेक पशु पक्षियों को वो पालती थी। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और प्रसन्न ही घूमते रहे कि बाबूजी ने कहा कि यह टट्टू तुम्हारी सवारी के लिए मैंने ला दिया है। लेकिन 4-5 दिन तक वो हमसे रूठा रहा, अप्रसन्न रहा। रुष्ट यानी रुष्ट, रूठे हुए, जैसे अप्रसन्न, जैसे उसे प्रसन्नता नहीं हो रही हो यहाँ, इस प्रकार वो घूमता रहा। व्याकरण में देखे तो पश्चिम का विरोधी है पूर्व, घोड़ा का समानार्थी है अश्व, विशेष का विरोधी है सामान्य, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, मुक्त यानी खुला, सवारी यानी घोड़े पर जो बैठकर की जाती है उसे सवारी कहा जाता है। अप्रसन्न का विरोधी है प्रसन्न। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। 4-5 दिन तक वो हमारे साथ अप्रसन्न रही, लेकिन अंत में वो हमारी मित्र बन जाती है। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। हमने नाम पूछा उसका, तो रामा ने बताया कि उनका नाम ताज रानी है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। यह ताजमहल है जिनका जिक्र लेखिका ने यहाँ पर किया है। ताजमहल के बारे में हम जानकारी दे तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल परिसर के उत्तर में स्थित ताजमहल एक विश्व प्रख्यात स्मारक है। दुनिया के इस अजूबे की
वास्तुकला की कई खूबियों में से एक यह भी है कि चारों तरफ से कहीं से भी इसे देखने पर यह एक जैसा ही लगता है। इसके अलावा चारों तरफ के प्रवेश द्वारों पर उकेरी गई कुरान की आयतें नीचे से लेकर ऊपर तक देखने में एक ही आकार की लगती है। प्रेम के इस अद्भुत प्रतीक के निर्माण के लिए शाहजहां ने इटली से लेकर पर्शिया तक के दक्ष कारीगर बुलवाए थे और यहाँ पर लेखिका ने ताजमहल की सुंदरता का वर्णन किया है और साथ साथ ताज रानी को भी उनके साथ सुंदर बताया है। तो ताज भवन महल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे कि यह हमारे घर में जो आई थी वह ताजमहल के समान ही रानी थी और हम उसे देखकर किस प्रकार खुशी का अनुभव करते थे वह बातें लेखिका आगे बताती है। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, देखो यहाँ पर जो वर्णन है वही रेखा चित्र को श्रेष्ठ बनाता है कि उनके वर्णन को सुनकर हमारे मन में एक घोड़ी का चित्र उभर कर सामने आता है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, ये देखो ये अयाल का गुच्छा है और ये उनके छोटे छोटे कान है। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें जिसके आर पार हम देख सकते हैं। लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। उनके नथुने लाल लाल थे और वह उस नथुने से यानी नाक से चारों ओर की गंध लेती रहती थी। उजले दांत थे और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था कि उनकी जीभ की एक झलक दी है और उनके होठ गुलाबी है। उनका लंबा मुंह है जो लोहा चबाने पर भी क्षत विक्षत यानी घायल होता नहीं था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है कि वो ऊंची भी है और उनकी पीठ की चौड़ाई भी बहुत सुंदर है। सुडोल यानी अच्छे आकार वाली है, सुंदर डील वाली है। मजबूत उनके पैर है और सघन उनकी पूंछ है जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी कि उनकी पूंछ को मोरछल यानी मोरपींछ के समान लेखिका ने बताया है कि मक्खियां उड़ाने के लिए वो उनका उपयोग करती है और मोरपींछ के समान वह उठती गिरती रहती थी। उस समय जब यह सब समझने की मेरी बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते थे। लेखिका यह रेखा चित्र बड़ी उम्र के बाद लिखते हैं, बड़े समय के बाद लिखते हैं कि मैं जब बचपन में उनके साथ इस प्रकार रहती थी, खेलती थी, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, मेरी उतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन आज इतने सालों के बाद, इतने दीर्घ काल के बाद मेरे स्मृति पट पर, स्मृति पट यानी मेरी यादें जो है वह मेरे स्मृति पट पर ऐसी रेखाएं को उभर रही है कि जैसे वह किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर है कि मैं आज जब वह लिख रही हूँ तो मेरे स्मृति पट पर वह धुंधली सी यादें जो है वह आ गई है और वह धुंधली यादें उभर कर आने के बाद मैं उसे अपनी कलम से लिख रही हूँ। अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं कि वह धुंधली रेखाओं में जब अग्नि का ताप मिलता है तो वह अग्नि के ताप के मिलन से मेरे ऊपर वह प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते कि रोजी और निक्की को तो हम अपने कमरे में रख लेते हैं क्योंकि वो छोटे जीव है, लेकिन ये तो बड़ा जीव था तो हम उसे अपने कमरे में भी रख सकते नहीं है। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि जहां पर घोड़े
बांधे जाते हैं, घोड़ों को रखने का जो स्थान होता है उसे अस्तबल कहा जाता है। तो इस परिच्छेद में लेखिका ने रेखा चित्र के लिए जो जरूरी है ऐसा वर्णन यहाँ पर किया है कि इसके कारण ही इनके रेखा चित्र लोगों को अधिक पसंद आते हैं। कार्यालय यानी दफ्तर, अस्तबल यानी घोड़ों को रखने की जगह, समान का विरोधी है असमान, अग्नि का समानार्थी है अनल, सुडोल शब्द समूह के लिए एक शब्द है सुंदर आकार वाला, क्षत और विक्षत दूसरे के विरोधी है जिसका अर्थ होता है घायल। जीभ का समानार्थी है जिह्वा, पारदर्शी शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिसे हम आर पार देख सकते हैं वह, और प्रत्यक्ष का विरोधी है परोक्ष। अदृश्य का समानार्थी है गायब, और दृश्य और अदृश्य एक दूसरे के विरोधी है। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था। बरामदा यानी ओसारी, दालान, वरंडा। उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। आते ताक यानी दरवाजे थे, और उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा कि वहां पर हमारे सभी खिलौने रहते थे और वह हमारी शरणार्थी थी, यानी जहां शरण मिलता है वह जगह, और हम अपनी इच्छा से वहां पर खेलते थे। अब रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती कि अब हम रानी के साथ घुल मिल गए थे। देखो इस चित्र में रानी के साथ वो लोग आत्मीयता बढ़ा रहे हैं। उनके कान में और अयाल यानी फूल, जो उनके बालों का गुच्छा है वह, उसमें हम फूल खोसते, उनको बिस्कुट और मिठाई खिलाते, और हमने उससे अब मैत्री कर ली है, मित्रता कर ली है। और अब जब वो हमें न दिखती, कि हम सुबह में उनसे मिलने न जाते और वो बच्चों को न देखती, तो अस्थिर होकर, अस्थिर यानी जिसे स्थिरता नहीं है, वह अस्थिर होकर पैर पटकने लगती और जोर जोर से हिनहिनाने लगती कि बच्चे मेरे पास क्यों नहीं आए। फिर हमारी घोड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ कि अब हम जिसके लिए उसे हमारे घर में लाए थे वह हमारा कार्यक्रम अब शुरू हुआ। घुड़सवारी यानी घोड़े पर सवारी करना। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। कि हमें अब घुड़सवारी करनी थी तो हम उनकी नंगी पीठ पर तो घुड़सवारी नहीं कर सकते, इसीलिए एक जीन खरीदी गई और मेरे भाई के लिए चमड़े की जीन खरीदी गई। जीन किसे कहते हैं? तो जीन किसी जानवर की पीठ पर सवारी करने या बोझ ढोने के लिए पहनाई जाने वाली चीज को कहते हैं। यह अक्सर चमड़े या कपड़े की बनी होती है और जानवर के पेट व छाती पर किसी जाने वाली पट्टियों से उसकी पीठ पर स्थायी रहती है। यह घोड़े, ऊंट, हाथी, गधे और खच्चर जैसे जानवरों को पहनाई जाती है। अगर इसका प्रयोग सवारी के लिए किया जा रहा हो तो अक्सर नीचे पांव टिकाने के लिए रकाब भी लगे होते हैं, जिनको कभी कभी काठी भी कहते हैं, लेकिन ध्यान दें कि काठी शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं। ऊंट की जीन को कजावा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की एक चमड़े की जीन हमारे लिए घर में आई और अब हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। चबूतरा मानव द्वारा निर्मित चौरस और एक ऊंची जगह होती है। मकान के अगले भाग में बैठने के लिए बनाई हुई खुली चौकार और चौरस जगह होती है। उक्त प्रकार की कोई बड़ी रचना जो चारों ओर खुली हो। मध्य युग में कोतवाल या थाने में वह स्थान
होता है जहां कोतवाल या थानेदार बैठकर अभियोग सुनते और दंड देते थे, उसे चबूतरा कहा जाता है। तो चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। आरूढ़ यानी सवारी करना, घोड़े पर बैठना, और छुट्टन हमारे साथ रहता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। पहर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाली समय की एक इकाई है। भारत में यह उत्तर भारत के क्षेत्र में अधिक प्रयोग होती है। एक 24 घंटे के दिन में 8 पहर होते हैं, यानी एक पहर औसतन 3 घंटों के बराबर होता है। पर तीसरे पहर की लेखिका ने बात की है, तो सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। दिन का दूसरा प्रहर जब सूरज सिर पर आ जाता है तब तक रहता है, जिसे मध्याह्न कहते हैं। और इसके बाद अपराह्न यानी दोपहर के बाद का समय शुरू होता है, जो लगभग 4 बजे तक चलता है, और 4 बजे के बाद दिन अस्त हो जाता है और उसे सायंकाल कहते हैं। तो इस प्रकार तीसरे पहर में और संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति, विद्रोही यानी विद्रोह करने वाला, कैसे संतुष्ट हो सकती थी। संतुष्ट यानी संतोष। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था कि हमारे उनके ऊपर घुड़सवारी करने की बहुत इच्छा होती। लेकिन जब हम उन पर घुड़सवारी करते थोड़े समय के लिए, तो उससे हमें संतोष नहीं मिलता था और हम बाद में उनकी गर्दन पर झूलते थे और उनकी पीठ पर बैठे रहते थे। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। कि एक दिन हमें दोपहर में एक विचार आया, तो हमने रानी को खोलकर बाहर ला दिया। उसकी नंगी पीठ पर हम बारी बारी से घुड़सवारी करने की शिक्षा ले रहे थे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक ही प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य के बाल मन की चेतना की लेखिका ने बात की है कि विभिन्न स्तरों का उसे बोध नहीं होता, वह सामान्य चेतना का ही बोध करता रहता है। निक्की रानी की पूंछ से जुड़ने लगता था। रोजी इच्छानुसार उनकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी, और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। यहाँ सुंदर एक उपमा दी है लेखिका ने कि हम उसकी पीठ पर बैठकर ऐसे गर्व करते थे कि मानो हम कोई मयूर सिंहासन पर बैठे हैं, कोई राजा महाराजा जैसे। मयूर यानी मोर की आकृति वाला और सिंह की आकृति वाला आसन पर बैठता है, उसी प्रकार हम गर्व से उनकी पीठ पर बैठते थे। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। दुर्बलता यानी जिसमें बल नहीं है वह दुर्बल। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। आहत यानी घायल, और कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किया हो। कि एक दिन एक घटना घटती है, और कैसी घटना कि हम उनकी नंगी पीठ पर घुड़सवारी कर रहे थे, तभी मेरे बैठ जाने पर भाई ने एक पतली संटी उनके पैर में मारी, और उसे चोट तो नहीं लगी ज्यादा, लेकिन उनका स्वाभिमान आहत हो गया कि मैं जिनके साथ रहती हूँ, इतने प्यार से रहती हूँ, वो आज मुझे सोटी से मार रहा है
और उनके मन को दुख पहुंचा और कोई दुखद स्मृति उनके मन में उभर आई और वो गुस्से में इतनी वेग से दौड़ी कि मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांधने का उन्होंने संकल्प किया हो। यहाँ पर लेखिका ने यह प्रसंग को लिखकर यह बताया है कि उनके मन में भी गुस्सा आता है, उनके मन में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती है, उनका भी स्वाभिमान होता है, जिनको हमें ठेस पहुंचानी चाहिए नहीं। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस अड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। उड़न खटोला उत्तर भारत और पाकिस्तान की लोक कथाओं में एक काल्पनिक उड़ने वाला वाहन है। हालांकि इसका सही अर्थ उड़ने वाला बिस्तर है, लेकिन लोक कथाओं के आम प्रयोग में किसी भी उड़ने वाले वाहन को उड़न खटोला कहा जाता है। तो आज मैं उस पर घुड़सवारी करती थी और वो इतनी तेजी से दौड़ती थी कि मानो मुझे लगा कि मैं कोई उड़न खटोले पर बैठी हुई हूँ और मेरा गिरना आज निश्चित था। मैं गिर गई और उन्हें पश्चाताप हुआ और वह निश्चल मेरे सामने खड़ी रह गई और पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो गई कि उसे अब फिर पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछोने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए कि कुछ दिन मुझे चारपाई पर सोना भी पड़ा, मुझे थोड़ी चोट भी आई और स्वस्थ होकर मैं फिर रानी के सामने गई तो वह पछतावे की उस दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी और उसे देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गया। तो यहाँ पर लेखक ने प्राणियों में भी संवेदनाएं और भावनाएं होती है वह बात बताई है। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी उसके लिए सोने के कड़े भेजे। नानी ने सोने के कड़े उनके लिए भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया कि हम कोई भी नई चीज पहनते तो रानी को अवश्य दिखाने के लिए जाते। और जन्मदिन पर एक बार नानी ने सोने के कड़े भेजे थे तो उसे पहनकर हम रानी को दिखाने के लिए गए और न जाने किन प्रेरणा से दोनों कड़े उतारकर बड़े सतर्क होकर उनके कानों में वलय की तरह हमने पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला कि कड़े भाई के हाथ रहित पिताजी ने देख लिए। तो पिताजी ने पूछा कि कड़े कहाँ गए? तो हम तो भूल गए थे कि कड़े कहाँ गए हैं। रानी अपने कान को खुर्रों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया कि रानी जब अपने कान को खोदती थी और हिनहिनाती थी तो बाबूजी को एक अंदेशा हुआ कि इसके कान के पास की मिट्टी को हटाओ, शायद उनके कान के आसपास कुछ होगा। किसी ने कुछ गहरा गुट्ठा खोद कर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। स्मरणीय यानी मुझे याद है कि एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया कि एक घटना है कि हमारे घर में रानी के पास एक दिन सुबह हमने एक छोटा सा बच्चा देखा। देखो इस प्रकार। तो हम सब ने पूछा कि ये कहाँ था? तो रामा ने
हमें उत्तर में कहा कि ये रानी के पेट में था और रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। तो हमने उत्साह से पूछा कि क्या और भी है? तो रामा ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, यानी हाँ, कि उनके पेट में और भी ऐसे बच्चे हैं। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी, कि अब हमारे मन में आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते थे। कि अब हमें लगा कि ये छोटे से जीव कोई काम धाम तो नहीं करते हैं, लेकिन हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना और चारा खाकर बैठे रहते हैं, तो हम उसे बाहर निकालते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। कि हम बच्चे को निकाल लेंगे और छोटे भाई बहन उस पर सवारी करेंगे और रानी हमारी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। तो फिर मेरे भैया शाक काटने का चाकू ले आया और हमने योजना बनाई कि अब हम रानी का पेट काटेंगे। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? कि हम पेट को चीरेंगे, लेकिन उसे सीना तो पड़ेगा। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। माँ के पास तो एक छोटी सी सुई है, उससे तो हम इनका पेट नहीं सी सकेंगे। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहां हमारी पहुंच नहीं थी। कि रामा के पास बड़ी सुई है, लेकिन हम वो नहीं ले सकते। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। कि फिर कुछ दिन के बाद हम रानी के अश्व शिशु यानी उनके बच्चे को बड़ा होते हुए देखने लगे, तब हमें अपना क्रोध भी नहीं आया और अपना प्रस्ताव भी हम भूल गए। तो यहाँ पर इस प्रसंग से लेखिका ने बच्चों के मन में कुछ कार्य करने के बाद क्या परिणाम होता है उसकी ओर हमारा ध्यान दिया है। कि सबने रानी का पेट काटने की सोची, लेकिन उससे रानी मर भी सकती है, यह बात किसी के समझ में नहीं थी और वो किसी और से पूछते भी नहीं है घर में बड़ों से कि ऐसा काम करना चाहिए या नहीं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें बड़ों से पूछना चाहिए, यूं ही बच्चे को ऐसे वैसे काम करने नहीं चाहिए। शब्दार्थ और टिप्पणी देखने से पहले हम पाठ को सारांश के रूप में देखें तो इस रेखा चित्र में प्राणियों के प्रति मनुष्य की दया भावना को बताया है और प्राणी और पशु के अंदर भी संवेदनाएं और भावनाएं होती है, उनका भी आत्मसम्मान होता है, उसे हमें ठेस पहुंचाना चाहिए नहीं। और किस प्रकार प्राणी के साथ रहकर हम अपना जीवन प्रसन्न चित्त बना सकते हैं, ऐसी लेखिका ने यहाँ पर बात की है। बदरी बादल अनुकंपा दया भावना प्रकट करना, रियासत यानी राज्य, ठेलम ठाल यानी चलना, विलायत यानी ब्रिटेन, विस्थापित यानी स्थान से छूटा हुआ, अस्तबल यानी घोड़ों का आवास, अयाम यानी लगाल बागडोर, संटी यानी सोटी, बरामदा यानी बरंडा। मुहावरे हैं आंखों में बसना यानी हृदय में समाना, जवाब दे देना यानी अंत हो जाना, नष्ट हो जाना। धन्यवाद।